हेलो फ्रेंड्स, आज आप लोगों का संविधान का भाग 3 होगा। हम लोग अभी तक जो संविधान का अध्याय चल रहा है, हम लोगों ने भाग 1, भाग 2 को पूरा कर लिए हैं। आज हम लोग संविधान के तीसरे भाग, जो फंडामेंटल राइट्स है, जो मौलिक अधिकार है, हम लोग उसके बारे में जानेंगे। सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बता दूं कि मौलिक अधिकार होते क्या हैं। मौलिक अधिकार क्या है? मौलिक अधिकार उसे कहते हैं जो नागरिकों को संविधान के द्वारा उनके हितों के संरक्षण के लिए जो दिया जाता है, नागरिकों के हितों के संरक्षण के लिए जो दिया गया है संविधान में, उसे ही मूल अधिकार के नाम से जाना जाता है। मूल अधिकार भारत में रहने वाले नागरिकों के लिए, उनके अधिकार के लिए ये दिया गया है। ये जो मूल अधिकार है, ये कहाँ से लिया गया? ये जो मूल अधिकार है, ये अमेरिका से लिया गया है। इसको इंग्लिश में फंडामेंटल राइट्स कहते हैं। हम सभी लोगों को अपने मूल अधिकारों के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि हम लोग भारत के नागरिक हैं और अपने मूल अधिकार को जानना हमारा कर्तव्य भी है। मूल अधिकार जो कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है, वो मूल अधिकार आर्टिकल 12 से लेके आर्टिकल 35 तक है। आर्टिकल 12, 13 हम लोग ऐसे करके आर्टिकल 35 तक पढ़ेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो मौलिक अधिकार है, ये मौलिक अधिकार 7 प्रकार के मिले थे जब संविधान बना था, तब की बात है। वर्तमान समय में फंडामेंटल राइट्स जो है वो अभी 6 है। हम लोग अभी जो पढ़ेंगे, पहला समानता का अधिकार। पहला जो आर्टिकल 14 से लेके 18 तक है, वो समानता का अधिकार प्रदान करता है। सभी लोग संविधान के नज़र में क्या हैं? तो समान हैं। समानता का अधिकार याद रखिएगा, आर्टिकल 14 टू आर्टिकल 18। दूसरी बात, स्वतंत्रता का अधिकार, दूसरा अधिकार जो है आर्टिकल 19 टू 22। स्वतंत्रता का अधिकार 19 टू 22। फिर तीसरा अधिकार जो मिला है
शोषण के विरुद्ध अधिकार। अब जो ये आर्टिकल्स है 23 है और 24 है। फिर चौथा जो अधिकार है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। ये आर्टिकल्स 25 से लेके 28 तक अभी हम लोग पढ़ेंगे एक एक करके सबके बारे में। और उसके बाद संस्कृति और शिक्षा का अधिकार 29 और 30 और 32 जो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो आप पूछेंगे सर 31 कहाँ गया? तो 31 जो है वो संपत्ति का अधिकार था। मैंने आपको शुरू में बताया जो हम लोग को अधिकार मिले थे संविधान में, जो सबसे पहले हम लोग का संविधान में जो अधिकार हम लोग को सबसे पहले मिला था 7 प्रकार के अधिकार थे और अभी वर्तमान समय में 6 प्रकार के अधिकार हैं। तो वो जो आर्टिकल 31 है वो संपत्ति का अधिकार को हटा के उसको कानूनी अधिकार बना दिया गया है और उसको आर्टिकल 300 क में डाल दिया गया है। एक प्रकार का कानूनी अधिकार है, उसको मूल अधिकार से हटा दिया गया। हम लोग ये भी जानेंगे उसे क्यों हटाया गया। अभी मैं थोड़ा सा आपको मूल अधिकार के बारे में एक एक करके धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ूँगा। मूल अधिकार को सबसे पहले ये जानिए कि मूल अधिकार को जो भाग 3 में है संविधान के उसको मैग्ना कार्टा के नाम से जाना जाता है। अब ये मैग्ना कार्टा होता क्या है? तो ब्रिटेन में जो राजा लोग होते थे वो अपने मजदूर को जो अधिकार देते थे तो उसको वहाँ ब्रिटेन में मैग्ना कार्टा कहा जाता था। यानी अधिकार से संबंधित जो बात की गई है, जो अधिकार किसी नागरिक को दिया जाता है उस अधिकार को मैग्ना कार्टा कहा जाता है। और संविधान के भाग 3 को फंडामेंटल राइट्स को मौलिक अधिकार को मैग्ना कार्टा के नाम से जाना जाता है। आपको मैंने ये भी बताया कि 7 प्रकार के मौलिक अधिकार नागरिकों को प्रदत्त हैं जो संविधान के द्वारा नागरिकों के हितों का संरक्षण करता है। उसमें जो 7 प्रकार के जो फंडामेंटल राइट्स हैं उसमें से एक प्रकार जो संपत्ति का अधिकार है उसे 44वां संविधान संशोधन के तहत 1978 में इसे मौलिक अधिकार से हटाकर इसे कानूनी अधिकार बना दिया गया। क्योंकि संपत्ति के अधिकार में हम लोग पढ़ेंगे जब आर्टिकल 19 उसमें स्वतंत्रता का अधिकार जो है वो भी 7 थे, जो अभी वर्तमान समय में अभी हम लोग को अधिकार 6 है। और उसमें एक संपत्ति का अधिकार था, उस संपत्ति के अधिकार को वहाँ से भी हटा दिया गया और उसको 300 क में डाल दिया गया। हम लोग एक एक करके जानेंगे। अभी मैं शुरू करूंगा आपको सबसे पहले अपने मौलिक अधिकार को समझने के लिए आर्टिकल 12। राज्य की परिभाषा को दर्शाता है। मैंने आपको शुरू में ही कहा था जैसे
राज्य क्या होते हैं? यहाँ राज्य किसी बिहार राज्य या यूपी राज्य से संबंधित नहीं है। यहाँ जो राज्य की परिभाषा है ये पूरे भारत की बात कर रहा है, कंट्री की बात कर रहा है। राज्य की परिभाषा, इस राज्य में सेंट्रल आ गए, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट। तो आर्टिकल 12 जो है वो राज्य की परिभाषा को दर्शाता है। इसमें राज्य कौन होंगे? तो सेंट्रल होंगे, उसके बाद स्टेट होंगे और लोकल लेवल पर होंगे। तो यहाँ पे कुछ जो आप देखते होंगे कि इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है, ठीक है, उन लोगों को स्टेट के द्वारा कुछ पावर दिया गया कि आप जो हैं यहाँ के नागरिकों पर कुछ दबाव डाल सकते हैं, जैसे बिजली बिल को लेकर, ठीक है, मौलिक अधिकार उनको मिले हुए हैं। अगर इस बोर्ड को कुछ अधिकार नहीं दिए जाएं तो नागरिक जो हैं इसका गलत फ़ायदा भी उठा सकते हैं। जैसे इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास वहाँ पे ऊंची बिल्डिंग बनाना सख्त मना है, तो इंटरनेशनल एयरपोर्ट एयरलाइंस को कुछ अधिकार हैं कि लोगों के कुछ मौलिक अधिकार पे आप रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं। तो ये सब जो है एक लेवल पे बांट दिया गया, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट, सबको अपना अपना कार्यभार दिया गया। और इसमें राज्य की परिभाषा को बताया गया कि राज्य की परिभाषा क्या है। तो राज्य की परिभाषा सेंट्रल, स्टेट और लोकल लेवल पर है। आर्टिकल 13 को समझते हैं। आर्टिकल 13 किसको कहते हैं? 26 जनवरी 1950 से पहले बना हुआ कानून वो आज के वर्तमान समय में भी जारी रहेगा यदि वो मूल अधिकार को कोई भी नुकसान नहीं कर रहा हो। 26 जनवरी 1950 से पहले का कानून, वो आईपीसी जो भी बने हैं, जैसे तीन तलाक कानून, उसमें से आप आज सुन रहे होंगे वर्तमान समय में 3 तलाक ख़त्म कर दिया गया। तो 3 तलाक ख़त्म नहीं हुआ है। 3 तलाक क्या है? तलाक ए हसन, 3 तलाक में 3 प्रकार के थे, तलाक ए हसन, तलाक ए अहसन, तलाक ए बिद्दत। तलाक ए बिद्दत को समाप्त किया गया है। मैं अभी इस पर चर्चा करूँगा। तो 26 जनवरी 1950 के पहले का कानून जो मूल अधिकार को नुकसान नहीं पहुंचाता है, नागरिकों के अधिकार को नुकसान नहीं पहुंचाएगा, संविधान में ये कहा गया है कि वो कानून बने रहेंगे। जैसे 3 तलाक को हटा दिया गया, तो 3 तलाक में एक महिला ने सुप्रीम कोर्ट में केस कर दिया था और उसमें कह दिया, उन्होंने कहा कि ये महिलाओं के अधिकार को छीन रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, सुप्रीम कोर्ट में जब ये बात गया
तो सुप्रीम कोर्ट ने इस पर विचार किया। उन्होंने कहा ये बात तो सही है कि महिलाओं को इससे नुकसान हो रहा है, तो यहाँ के मौलाना सुप्रीम कोर्ट पहुँचे। उन्होंने कहा ये हमारा पर्सनल लॉ है, आप पर्सनल लॉ को सुप्रीम कोर्ट में आप पर्सनल लॉ में छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा आपका पर्सनल लॉ तब तक है जब तक वो मूल अधिकार को नुकसान ना पहुंचा रहा हो, और ये महिलाओं के मूल अधिकार को क्षति कर रहा है। पुरुष के अधिकार को तो ये रख रहा है, लेकिन महिलाओं के अधिकार को समाप्त कर रहा है। और जो ऐसा कानून हो जो नागरिकों के हितों का संरक्षण नहीं कर रहा हो, वैसे कानून को सुप्रीम कोर्ट समाप्त कर सकती है। तो उसी में तलाक़-ए-बिद्दत 3 तलाक़ में आता है, वही तलाक़-ए-बिद्दत को समाप्त किया गया है। तलाक़-ए-हसन और तलाक़-ए-अहसन अभी भी 3 तलाक़ में है। आर्टिकल और ये भी संविधान में कहा गया कि 26 जनवरी 1950 के बाद जो कानून बनेगा वो भी ऐसा कानून नहीं बनना चाहिए जो नागरिक के मूल अधिकार को कम करे। आर्टिकल 30 संसद ध्यान रखेगी कि वह यदि कोई भी कानून बनाती है तो नागरिक के जो मूल अधिकार हैं उसको नुकसान नहीं होना चाहिए। यदि उस पर कोई छेड़छाड़ होगी तो ऐसा कानून शून्य घोषित कर दिया जाएगा। अब हम लोगों ने आर्टिकल 12 राज्य की परिभाषा को देखा। आर्टिकल 13 हमने कुछ मूल अधिकार के बारे में देखा कि उसमें मूल अधिकार में किसी प्रकार के नागरिक के मूल अधिकार में समझौता नहीं किया जाएगा। यदि ऐसा कोई कानून बनता है तो अगर मूल अधिकार को कम करता है तो ऐसा कानून शून्य घोषित कर दिया जाएगा। आर्टिकल 30। अब आर्टिकल 14 to 18 पहला याद रखिए, समानता का अधिकार। 1922 जो है स्वतंत्रता का अधिकार। तीसरा शोषण के विरुद्ध अधिकार 23-24। चौथा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25, 26, 27, 28। पाँचवां संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार 29, 30। छठा संपत्ति का अधिकार था, उस संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया है, उसको कानूनी अधिकार बना दिया गया। और 32 से लेकर 32 जो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। 6 नंबर। अभी हम लोग 13 तक कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम लोग 14 से शुरू करेंगे। आर्टिकल 14 है क्या, इस चीज़ को समझना। आर्टिकल 14 समानता का अधिकार, जिसमें 14 है उसमें कहता है विधि की समान समानता और विधि के समान संरक्षण। विधि के समान यानी कानून के नज़र में सभी लोग क्या होंगे, तो बराबर है। आर्टिकल 14 कानून के नज़र में सभी लोग क्या हैं, तो बराबर है। आर्टिकल 14 कहता है अगर कोई भी व्यक्ति, देश का कोई भी व्यक्ति या कोई भी अधिकारी या कोई भी मंत्री या राष्ट्रपति हो या प्रधानमंत्री हो या कोई भी हो, कानून के नज़र में सभी लोग एक समान हैं। अगर कोई अपराध करता है तो उसको सज़ा का प्रावधान है, क्यों ना वो छोटा आदमी हो
क्यों ना वो बड़ा आदमी हो, क्यों ना वो डीएसपी का बच्चा हो, क्यों ना वो एक रिक्शा चालक का बच्चा हो, अगर वो अपराध किया है तो उसके लिए आर्टिकल 14 सजा का प्रावधान देता है। अब कानून की नज़र में समता, जैसे आर्टिकल 14 में समानता और समता की बात है, जैसे इसमें ये चीज़ कहा गया कि अगर कोई 5 साल का बालक हो और कोई 18 साल का बालक हो, अगर एक ही प्रकार का अपराध करता है या उसको एक ही प्रकार का सज़ा मिलेगा? नहीं। अगर 18 वर्ष का बालक और 5 साल का बालक अगर वही अपराध किया है तो यहाँ क्लासिफिकेशन के आधार पर उसे 5 साल के बालक को थोड़ा कम सजा का प्रावधान है। अब हम लोग आर्टिकल 15 की बात करेंगे। धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर, वंश के आधार पर और जन्म स्थान के आधार पर आर्टिकल 15 कहता है कि आप किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकते। धर्म के आधार पर, जाति, धर्म तो जान ही रहे हैं, रिलीजन, जाति यानी कास्ट, लिंग, सेक्स, निवास, धर्म के आधार पे, जाति के आधार पे, लिंग के आधार पर, वंश हेरिडेटरी वंश के आधार पर और जन्म स्थान के आधार पर आप किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकते हैं। बर्थ ऑफ प्लेस, जन्म स्थान। लेकिन ये आर्टिकल्स अगर देखा जाए, अगर जब ऐसा बात है जाति के आधार पे आप किसी के साथ भेदभाव नहीं करते हैं, तो यहाँ पे जो आरक्षण दिया गया है कुछ लोगों को, उस हिसाब से तो यह आर्टिकल गलत हो जाएगा। लिंग के आधार पे महिला और पुरुष, इसमें भी आरक्षण है, तो इसमें भी ये आर्टिकल गलत हो जाएगा। तो नागरिक जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट चले जाएंगे और वो बोलेंगे हमारे तो मूल अधिकार का हनन हो रहा है। आर्टिकल 15 कहता है धर्म, जाति, लिंग, वंश और जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए। और ये आरक्षण जो कास्ट में दिया जा रहा है, ब्राह्मण को, ST SC को, OBC को, दलित को, तो यह आरक्षण, तो उस पर ये संविधान में कहा गया है कि इसमें पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन किया जा सकता है, पॉजिटिव भेदभाव किया जा सकता है। अगर कोई समाज, कोई वर्ग नीचे है तो उसको अपलिफ्ट करने के लिए पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन, पॉजिटिव भेदभाव किया जा सकता है। संविधान ये कहता है किसी के अधिकार को छीनता नहीं है। जैसे जो ब्राह्मण है, ठीक है, वो ऊपर हैं, वो आगे हैं, तो वो अधिकार को छीन नहीं रहा है। लेकिन जो समाज, जो वर्ग नीचे है, उसको कुछ अपलिफ्ट करने के लिए, उसको आगे बढ़ाने के लिए वहाँ पे उसके लिए कुछ आरक्षण दिए जाते हैं कि वो भी, क्योंकि सभी लोग संविधान की नज़र में समान हैं,
सभी को समान देखना है। और यह आरक्षण कहीं ना कहीं एक समय जब लागू किया गया था तो उस स्तर पे ये सही था, और यह आरक्षण 2020 में समाप्त होने वाला था, लेकिन मोदी जी ने इसे 10 साल के लिए और बढ़ा दिया, क्योंकि इस आरक्षण को जानते हैं समाप्त करेंगे सबको अपना सत्ता प्यारा है, कोई आरक्षण पे बात नहीं किया जाएगा, क्योंकि सत्ता सभी लोगों को प्यारा होता है। और इसके लिए संविधान में भी है कि पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन किया जा सकता है। आर्टिकल 15 क्लियर हो गया होगा। आर्टिकल 16 की बात करेंगे। आर्टिकल 16 लोक नियोजन में अवसर। लोक नियोजन माने सरकारी नौकरी, यानी सरकारी नौकरी में सभी लोगों को सरकारी नौकरी, जैसे जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। लोक नियोजन में अवसर, आपने बोला जाति और लिंग, क्या जाति और लिंग में भेदभाव नहीं किया जाता? कास्ट में और महिला पुरुष में नहीं किया जाता, लेकिन इसमें भी कुछ आर्टिकल्स जोड़े गए, कुछ क्लाउज जोड़े गए, और उसमें ये कहा गया कि संविधान में ये वर्णित है कि पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन किया जा सकता है। महिलाओं को ऐसे भी बायोलॉजिकल तरीके से देखा जाए तो वो थोड़ा सा कमज़ोर होती है, इसलिए उसे कुछ प्रेफरेंस दिया जाता है सरकारी नौकरियों में। और जाति के आधार पर भी पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन किया जा सकता है। संविधान में स्पष्ट तौर पे ये बात कही गई है। आर्टिकल 17 क्या है? अस्पृश्यता का अंत। अस्पृश्यता मतलब का अंत क्या है? यानी अनटचेबिलिटी, छुआछूत, यानी पूरी तरह से अस्पृश्यता का अंत आर्टिकल 17 कहता है। अगर कोई समाज में इस प्रकार से भावना लाता है छुआछूत का, तो उसके लिए सजा का प्रावधान है। आप किसी जाति धर्म को लेके डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते हैं, छुआछूत नहीं कर सकते हैं, ठीक है। कोई बीमारी जैसे कि कोरोना काल में आप देखे होंगे कि एक दूसरे से लोग सोशल डिस्टेंसिंग बना रहे थे, क्या वो छुआछूत में आएगा, डिस्क्रिमिनेशन में आएगा? नहीं। जो बीमारी है वो अलग है। जाति और धर्म को लेकर यदि कोई डिस्क्रिमिनेशन करता है, छुआछूत करता है, तो उसके लिए सजा का प्रावधान है। कोई निम्न वर्ग का लोग है, आप उसको गलत तरीके से संबोधित करते हैं, उससे भेदभाव करते हैं, तो एक कानून में उसका सख्त प्रावधान है। आर्टिकल 17। अब जो आर्टिकल 18 है वो चीज़ को समझते हैं। उपाधियों का अंत है इसमें। अब ये उपाधि के अंत क्या होते हैं? आर्टिकल 18 कहता है उपाधि के अंत, यानी आप देखते होंगे किसी को मिल जाता है भारत रत्न या अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया, तो कोई अपने नाम के आगे ये नहीं लगा सकता कि भारत रत्न डैश कुमार। कोई नाम के आगे नहीं लगा सकता भारत रत्न डैश कुमार, फलना कुमार।
उपाधियों का अंत। लेकिन शिक्षा और सैनिक के क्षेत्र में आप लगा सकते हैं, मात्र शिक्षा और सैनिक के क्षेत्र में। सैनिक में जैसे कर्नल लगा देते हैं, ब्रिगेडियर लगा दिया जाता है, शिक्षा के डॉक्टर, शिक्षा और सैनिक के क्षेत्र में सिर्फ उपाधि लग सकता है। अदरवाइज आप किसी भी चीज़ में अपने उपाधि को नहीं लगा सकते। कोई रैंक है, आप रैंक लगा सकते हैं शिक्षा और सैनिक के क्षेत्र में, ऑल इंडिया रैंक फर्स्ट लग सकता है, ब्रिगेडियर कर्नल लगा सकते हैं, IITN लगा सकते हैं, डॉक्टर लगा सकते हैं। शिक्षा और सैनिक के क्षेत्र में रैंक को आप लगा सकते हैं, अदरवाइज आप नहीं लगा सकते। इसलिए इसमें कहा गया है उपाधियों का। आर्टिकल 18 उपाधि का अंत है, याद रखिएगा। तो थोड़ा सा क्यूब रिवीजन लेते हैं। आर्टिकल 14 से लेके 18 तक। 14 जो है समानता का अधिकार था, जिसमें विधि के समान समानता, कानून की नज़र में सभी लोग बराबर होंगे। आर्टिकल 15 धर्म, जाति, लिंग, वंश और जन्म स्थान के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा, लेकिन पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन करने की बारी हो तो पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन किया जा सकता है। आर्टिकल 16 लोक नियोजन में अफसर धर्म और जाति के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, लेकिन अगर पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन करना हो तो पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन किया जा सकता है। आर्टिकल 17 अनटचेबिलिटी यानी अस्पृश्यता का अंत। आर्टिकल 18 उपाधियों का अंत। अब हम लोग यहाँ तक समझ चुके हैं। अब हम लोग आर्टिकल 19 से लेके आर्टिकल 22 तक जानेंगे, स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में। आर्टिकल 19 से लेके 22। अब जो स्वतंत्रता का अधिकार है वो क्या है? स्वतंत्रता का अधिकार में 7 प्रकार के अधिकार थे, जिसमें पहला अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, सभा की बनाने की स्वतंत्रता, संगठन बनाने की स्वतंत्रता, भ्रमण करने की स्वतंत्रता, किसी भी देश में भ्रमण करने की, किसी भी जगह पे भ्रमण करने की स्वतंत्रता, निवास करने की स्वतंत्रता, संपत्ति खरीदने की स्वतंत्रता और व्यापार करने की स्वतंत्रता। चलिए एक एक करके थोड़ा सा हम लोग थोड़ा ध्यान देते हैं इस पे। जो 7 प्रकार के हमने बोला, पहला अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, दूसरा सभा बनाना, संगठन बनाना, भ्रमण करना किसी भी जगह पे, निवास करना, संपत्ति खरीदना और व्यापार करने का स्वतंत्रता, जिसमें जो संपत्ति का अधिकार है उस संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया है। इसलिए हटा दिया गया क्योंकि जरा सोचिए, अगर संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार में रहता, अगर जरा कल्पना कीजिए कि रेल की पटरियां बिछ रही हैं
और रेल की पटरियाँ बिछ रही है, उस दौरान बीच में एक गांव आ गया। अब गांव से उस रेल की पटरी को गुजारना है और वो सीधे जा रहा है और उसमें एक उनका 2 कट्ठा ज़मीन है। अब उस संपत्ति के अधिकार में अगर रेल बोर्ड के द्वारा कहा जा रहा है कि ये ज़मीन को हम ले लेंगे, तो क्योंकि यहाँ से रेल क्रॉस करेगा, वो आदमी कहेगा कि ये मेरा संपत्ति है, हम इसको नहीं देंगे, ये मेरा मूल अधिकार है। और ये मूल अधिकार में क्या है? संपत्ति का अधिकार। आपका अधिकार है कि आप संपत्ति आपका है, अगर आपसे कोई छीनता है तो वो मूल अधिकार का हनन कर रहा है, तो उसके लिए आपके मूल अधिकार को कोई छीन नहीं सकता। आप उसके लिए सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट से आपको वो ज़मीन मिल जाएगी। तो रेल बोर्ड क्या करेगा? क्या उसको वो रेल के पटरी को क्या ऐसे घुमा के लेके जाना होगा? तो सुप्रीम कोर्ट में, संविधान में इसमें संशोधन करके संपत्ति के अधिकार को 44वां संविधान संशोधन 1978 में किया गया। याद रखिएगा, 44वां संविधान संशोधन करके संपत्ति के अधिकार को हटा के कानूनी अधिकार बना दिया गया और इसे आर्टिकल 300 क में डाल दिया गया। सरकार यदि चाहेगी तो आपकी ज़मीन को वो ले सकती है, बशर्ते उसे उस सरकारी कार्य यहाँ दिखाने पड़ेगी। तो मुझे ये काम करवाना है, यहाँ पे रेलवे लाइन जाना है या बिजली संबंधित कोई कार्य करना है, तो उसके बदले में आपको मुआवजा दे देगी सरकार और आपके ज़मीन को वो ले सकती है। इस आर्टिकल ये संपत्ति के अधिकार को इस मौलिक अधिकार से हटा दिया गया। यदि यह मौलिक अधिकार में रहता तो सरकार या जनता आपसे कोई भी ये संपत्ति के अधिकार को छीन नहीं सकता था। इसलिए इसको हटा के 300 क में डाल दिया। अब हम लोग जो है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, पहला स्वतंत्रता अधिकार है, जिसमें पहला अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता करने का मतलब एक्सप्रेशन, आपका एक्सप्रेशन यानी आपको बोलने की आज़ादी, आपको मानते हैं कोई सरकार काम नहीं कर रही है तो उसके प्रति आप आवाज़ उठा सकते हैं, बोल सकते हैं। जो आप देखते हैं पुतला जलाया जाता है, वो इसी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के तहत अपने एक्सप्रेशन को व्यक्त कर सकते हैं। मीडिया वाले जो बोलते हैं, इसी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। प्रेस वाले जो है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, बोलने की आज़ादी, लेकिन एक दायरे में रह के बोलने की आज़ादी। आपको आज़ादी तो मिली एक्सप्रेशन के व्यक्त करने की, लेकिन एक दायरे में रह के। दूसरा क्या है स्वतंत्रता में? तो सभा बनाने की आज़ादी, असेंबली, शांतिपूर्वक आप कहीं एक जगह इकट्ठा हो जाइए और आप लोग आपस में बात कर सकते हैं शांतिपूर्वक। तीसरा संगठन, एसोसिएशन, सब मिलके एक ग्रुप बना के अपनी बातों को आगे तक पहुंचा सकते हैं। और उसके बाद जो चौथा अधिकार आपको मिला है, आने जाने की आज़ादी, यानी आप किसी भी देश में, किसी भी कोने में, किसी भी जगह पे
किसी भी स्थान पे आप भ्रमण कर सकते हैं, आपको किसी प्रकार का रोक नहीं है, रिस्ट्रिक्शन नहीं है। आप किसी जगह पे जाइए, घूमिए फिरिए, किसी प्रकार का कोई रोक नहीं है, आपका मूल अधिकार है। आप कहीं गए हैं तो 5वां नंबर उस जगह पे आप निवास कर सकते हैं, आप रह सकते हैं, ये भी आपका मूल अधिकार है, निवास करने की स्वतंत्रता। संपत्ति का अधिकार तो हटा दिया गया और 6 नंबर तो ख़त्म हो गया। 7 नंबर का जो अधिकार जो 6 नंबर में आया वो क्या था? अब किसी जगह पे आप निवास किए हैं तो क्या व्यापार रोजगार तो करना पड़ेगा, तो व्यापार करने की आज़ादी, आप व्यापार कर सकते हैं। तो अभिव्यक्ति की आज़ादी पहला। दूसरा, सभा बनाने की आज़ादी, संगठन बनाने की आज़ादी, भ्रमण करने की आज़ादी, निवास करने की आज़ादी और लास्ट व्यापार करने की आज़ादी। आपको ये स्वतंत्रता का अधिकार है और ये स्वतंत्रता का अधिकार जो है ये आर्टिकल 19 से लेकर 22 है। तो एक बार क्यूक रिवीजन 19 का कर ले। ये संविधान का बैकबोन भी कहा जाता है। अभिव्यक्ति की आज़ादी, सभा बनाने की, संगठन बनाने की, निवास करने की, भ्रमण करने की और व्यापार करने की आज़ादी। अब हम लोग आर्टिकल 20 की बात करेंगे। अब आर्टिकल 20 है क्या? अपराध के दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। आर्टिकल 20 अपराध के दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। आर्टिकल 20 कहता है जब तक अपराध आपका सिद्ध नहीं हो जाता आप दोषी नहीं कहलाएंगे। कभी कभी देखते हैं हम गांव में विवाद हो जाता है और बगल वाले को जाके आप पे FIR कर देते हैं, क्या आप दोषी हैं? नहीं, जब तक ये सुप्रीम कोर्ट में प्रूफ नहीं हो जाएगा, जज साहब उसको दोषी करार नहीं दे देंगे तो वो व्यक्ति दोषी नहीं होगा। तो इसमें दोष सिद्धि के संबंध में, अपराध के दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। इसमें 3 प्रावधान है। अगर कोई व्यक्ति अपराध जिस समय किया है उस समय के अपराध की, मानते हैं कोई व्यक्ति 2017 में अपराध किया और 2020 में उसका जजमेंट आएगा, तो क्या उसे 2020 के जजमेंट के जो उस समय सज़ा का प्रावधान होगा, क्या 2020 की सज़ा के तहत उसे सज़ा मिलेगी? नहीं। जिस समय वो अपराध किया उस समय जो कानून था उसी कानून के तहत उसको सज़ा का प्रावधान है। 2017 में मान लेते हैं कि उसे उस अपराध के लिए 5 साल की सज़ा था और 2020 तक लग गया समय उसको जजमेंट आते, और जो 2020 में लागू हो गया कि नहीं इस अपराध के लिए 6 साल का सज़ा है, तो क्या उसे 2020 में जो जजमेंट आएगा 6 साल का सज़ा होगा? नहीं, उसे 2017 में जो 5 साल का सज़ा था वही 5 साल का सज़ा उसको होगा। यानी अपराध के समय जो कानून था उसी कानून के हिसाब से उसको सजा का प्रावधान है। और दूसरा बात, स्वयं के प्रति आप गवाही नहीं दे सकते।
पुलिस जो है अपने रिमांड पर जब लेती है तो उससे ज़बरदस्ती भी मार पीट से उगलवाने का कोशिश करती है और उस डर से, वो सज़ा के डर से वो बोलता नहीं या कभी कभी वो बोल देता है। तो उस समय स्वयं के प्रति आप गवाही नहीं दे सकते। सुप्रीम कोर्ट में ऐसे भी जाइएगा, सुप्रीम कोर्ट जो है वो उनको आप कह सकते हैं कि मुझे ज़बरदस्ती बुलवाया गया है। वो आपका पहले रिकॉर्ड क्या हुआ वो सब सुप्रीम कोर्ट में कोई वैल्यू नहीं होगा। वो सामने प्रूफ करना होगा। अगर आप दोष सिद्ध हो गए तभी वो आप अपराधी कहलाएंगे। अगर सुप्रीम कोर्ट की नज़र में आप दोष सिद्ध नहीं हुए हैं तो आप अपराधी नहीं कहला सकते। दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। और तीसरा बात, एक अपराध के लिए एक ही सज़ा का प्रावधान है। अगर आप एक गलती किए हैं तो उसके लिए एक ही बार सज़ा मिलेगा। ये नहीं कि आप अपराध किए एक बार, 5 साल आप जेल से आए, फिर आप निकले, फिर आपको सज़ा मिल गया, फिर आप 5 साल, ऐसा नहीं। एक अपराध एक सज़ा। आपने मान लीजिए 2 मर्डर किया अलग अलग व्यक्ति का, तो वो 2 जो आपने अपराध किया दोनों के लिए सज़ा मिलेगी। एक व्यक्ति जो आपने उसको मारा यानी वो मर गया तो उसके लिए अलग सज़ा, और एक आदमी को आपने मारा लेकिन बच गया तो अटेम्प्ट टू मर्डर यानी उसका एक अलग सज़ा। यानी आप जितना अपराध करेंगे उतना बार आपको सज़ा मिलेगी। या आपने एक अपराध किया है तो एक अपराध के लिए एक ही सज़ा का प्रावधान। आर्टिकल 20 दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। याद रखना, दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। आर्टिकल 21 ये अभी हम लोग विचार करेंगे। प्राण और दैहिक स्वतंत्रता। अब प्राण और दैहिक स्वतंत्रता है क्या? राइट टू लाइफ यानी जीने की स्वतंत्रता। साथ में प्राण, आपको जीने की स्वतंत्रता है। ना आप किसी को मार सकते हैं। जब आप किसी को मार नहीं सकते, अपने आप को भी आप नहीं मार सकते। अगर अपने आप को भी आप अटेम्प्ट टू मर्डर करने, अपने आप को भी कोशिश कर रहे हैं आत्महत्या करने का, तो मर गए तो काम तो ख़त्म। लेकिन अगर गलती से बच गए तो IPC 360 के तहत आप पे कार्रवाई हो जाएगी। इसलिए जीने का अधिकार सभी लोगों को है। आप देश के नागरिक हैं, देश की जिम्मेवारी बनती है कि आपको कुछ ना हो। और दैहिक स्वतंत्रता, दैहिक स्वतंत्रता क्या होती है? प्राण तो समझ गए। यानी दैहिक स्वतंत्रता यानी आपकी कोई प्राइवेसी है, आप अपने प्राइवेसी को अपने पास रख सकते हैं। आपको मन नहीं है किसी को बताने का, तो आप अपने प्राइवेसी को अपने पास रख सकते हैं। आपसे कोई जोर जबरदस्ती नहीं कर सकता है। आपने मानिए अपने मोबाइल में कोई पासवर्ड लगाया और वो पासवर्ड कोई आपसे जानने का कोशिश कर रहा है, आप उसको नहीं बता रहे हैं, ये आपकी प्राइवेसी है। या आप चाहे तो आपकी इच्छा पर है, आप बताइए या ना बताइए,
उसके लिए जोर जबरदस्ती नहीं कर सकते। दैहिक स्वतंत्रता क्लियर हो गया। अब हम बात करेंगे आर्टिकल 22 से पहले मैं एक बात और कह देना चाहूँगा। 21 के क में एक बात और कहा गया है, 6 से 14 वर्ष के बच्चे को निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान है। और 6 वर्ष से अगर कोई बच्चा नीचे है तो उसकी हेल्थ की जिम्मेवारी राज्य सरकार की जिम्मेवारी है। जैसे खसरा, पोलियो, ये सब का इंजेक्शन लगना हो, बच्चे का जन्म होता है तो उसे राज्य सरकार की जिम्मेवारी है जैसे 0 से 6 साल तक के बच्चे को वह हेल्थ केयर करेगी और 6 साल से 14 साल तक के बच्चे को निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान दिया जाएगा। तो 21 के आर्टिकल क में इसको जोड़ा गया। अब आर्टिकल 22 क्या कहता है? स्वतंत्रता के अधिकार में ये लास्ट है। गिरफ्तारी के संबंध में संरक्षण। यानी पुलिस आपको गिरफ्तार करती है तो वहाँ पे आपको 3 प्रावधान दिया गया है। आप स्वतंत्र हैं, आप कारण पूछ सकते हैं कि मुझे क्यों गिरफ्तार किया जा रहा है, मुझे ये बताइए। यानी गिरफ्तारी के संबंध में संरक्षण, आप कारण जानने के लिए स्वतंत्र हैं। दूसरा, अगर आपको गिरफ्तार किया गया तो 24 घंटे के अंदर आपको जज साहब के सामने कोर्ट में प्रस्तुत किया जाना चाहिए, आने जाने के समय को छोड़कर। 24 घंटे के अंदर आपको जज साहब के सामने कोर्ट में प्रस्तुत करना होगा, आगे आने जाने के समय को छोड़कर। आप तीसरा, आप वकील अपना स्वयं का कर सकते हैं। ये गिरफ्तारी के संबंध में संरक्षण कुछ आपके स्वतंत्रता के अधिकार में ये मूल अधिकार है। आर्टिकल 23 शोषण के विरुद्ध अधिकार। कोई आपके साथ शोषण नहीं कर सकता। जैसे ह्यूमन ट्रैफिकिंग किया जाता है, बलात् श्रम किया जाता है, बंधुआ मजदूरी। बलात् श्रम यानी किसी मजदूर से ज़बरदस्ती काम कराना कम पैसे में देकर, बलात् श्रम ज़बरदस्ती। बंधुआ मजदूरी, मान लेते हैं कोई किसान साहूकार से ज़्यादा पैसा ले लिया, चुका नहीं पा रहा है तो वो साहूकार उससे बंधुआ मजदूरी करवा रहा है, तो आप ऐसा नहीं करा सकते। ह्यूमन ट्रैफिकिंग नहीं कर सकते, वेश्यावृत्ति नहीं कर सकते, महिलाओं को बेच नहीं सकते, बच्चे को, कम उम्र के बच्चे को आप उसका ट्रैफिकिंग नहीं कर सकते। आर्टिकल 23। आर्टिकल 24 14 वर्ष के नीचे के बच्चे को आप कारखानों में, खतरनाक स्थानों पर काम नहीं करा सकते। यदि ऐसा करते हुए पकड़े जाने पर जिसके द्वारा काम कराया जा रहा है उसको सज़ा का प्रावधान होगा, बहुत सख्त सज़ा है। आप 14 वर्ष से नीचे के बच्चे को काम नहीं करा सकते। हार्ड जगह पे, कोई खतरनाक जगह पे, कोई आप
फैक्ट्री में, कारखानों में सबसे ज़्यादा काम कराया जाता है। अब हम लोग आर्टिकल्स 25 से 28 धार्मिक स्वतंत्रता के बारे में पढ़ेंगे। और ये धार्मिक स्वतंत्रता आपको मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबा जा रहा है। पार्ट 2 आएगा फंडामेंटल राइट्स का, मैं बहुत जल्दी लाऊंगा। जय हिंद।